देखिए, एयरटेल एक बार फिर से अपने रिचार्ज प्लान्स जो है महंगे करने वाला है। कंपनी ने इसके संकेत देना शुरू कर दिया है। कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विट्ठल एक बार फिर से टैरिफ बढ़ाने के पक्ष में। पिछले साल जुलाई में एयरटेल समेत सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए थे, जिसके बाद लाखों लोगों ने यूजर्स जो है आप कहिए वो बीएसएनएल पर शिफ्ट हुए थे। प्रवीण सर, क्या एक बार फिर से प्राइवेट कंपनियां अपने प्लान महंगा करने पर विचार कर रही हैं? और अगर ऐसा हुआ तो आप ठीक कह रहे थे, न्यूज़ रूम में भी आप बात कर रहे थे सर, कि जिस तरह से भी जो मूड माहौल है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात कही जा रही है, उस समय ऐसी फिर महंगाई की मार पड़ना कितना लाजमी है सर? नहीं, देखिए, किराए बढ़ाने की बात चल रही पिछले 2-3 महीने से, और कई अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट में अलग अलग जो एनालिस्ट हैं और जो जानकार हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर में एक हाइक देखने को मिल सकता है। यानी जो आम लोग हैं, जो मोबाइल यूजर हैं, 1 अरब के आसपास नंबर है, उनके ऊपर अब एक बार फिर से महंगे मोबाइल रिचार्ज की मार पड़ने वाली है। कंपनियों का तर्क ये है कि साहब, डेटा भारत बहुत यूज करता है, भारत के लोग डेटा बहुत यूज़ कर रहे हैं, और जिस हिसाब से डेटा यूज हो रहा है उस हिसाब से पैसे कंपनियों के पास आ नहीं रहे। अब एयरटेल का ही ले लीजिए, लगभग 250 रुपये के आसपास आरपू है, जो कि एकदम पैमाना है इस चीज़ का कि आपको कमाई आखिर हो कितनी रही है प्रति व्यक्ति। विट्ठल साहब का मानना भी है सर कि इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, वो पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि बढ़ाया जाए। जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं वो भी कहती हैं कि अगर इस बिजनेस में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो हाई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ अगर आपको अच्छी तरीके से कारोबार करना है तो आपका आरपू 300 रुपये के आसपास होना चाहिए। कंपनियों की सोच भी यही है कि किसी तरह 300 रुपये के आरपू पे पहुँचा जाए। एयरटेल का आरपू तकरीबन 250 रुपये है। 250 रुपये का मतलब यानी हुआ, अगर 300 पे पहुँचना तो 50 रुपये पर पर्सन आपको आरपू बढ़ाना है। अब बड़े पैमाने पे जो लोग हैं उनका क्या है कि वो छोटे प्लान रखते हैं, जिससे उनका मोबाइल का कॉलिंग का या बाकी का कामकाज चल जाए, डेटा वगैरह चल जाए, थोड़ा महीने का अपना खर्च भी कंट्रोल रहे, खर्च कंट्रोल रखना ही। अब लेकिन हुआ ये है कि मोबाइल चलाना 300-350 रुपये से कम का सौदा रह नहीं गया, तो लोगों की जेब पे असल में किसी भी घर में, अगर मैं इस बात को इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर किसी घर में 2 या 3 मोबाइल फ़ोन हैं, और है भी सर, और कम से कम है ऐसा, तो उनको चलाने की आखिर कॉस्ट कितनी बैठने वाली है? क्या एक परिवार में, एक उदाहरण के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या एक परिवार में अगर 3 फ़ोन या 4 फ़ोन हैं, क्या कंपनियां बंडलिंग करके इस तरह का प्लान नहीं दे सकती कि साहब 3 अगर फैमिली आपके वो हैं तो आपको जो चीज़ 300 की मिल रही है वो 200 की मिलेगी? सर, उस पर अगर जोड़ दीजिए, माफ़ी चाहूँगा रोक रहा हूँ, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जोड़ दीजिए तो 4 फ़ोन तो हो गए परिवार के, उस पर से वाईफाई का बिल वो जोड़ दीजिए। बिल्कुल, वाईफाई सारे घरों में लगा ही हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, ये तो बात हुई शहरी इलाकों की। ग्रामीण इलाकों में जाइए, बहुत सारा तबका ऐसा है जिसको मोबाइल में डेटा की ज़रूरत नहीं है, जो प्लेन फ़ोन चलाना चाहते हैं, आप उनको भी, और इसी को लेकर ट्राई का वो आया था कि आपको 0 डेटा वाला भी प्लान देना पड़ेगा, और कंपनियों ने उसको दिया भी। लेकिन वो क्या इतना सस्ता है जहाँ पे कि लोग उसको यूज़ कर पाएँ? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। बाकी कंपनियां तो लगी हुई हैं, और एक बढ़ाएगी तो तीनों कंपनियां बढ़ाएंगी। अगला सवाल था सर कि अगर एयरटेल अगर बढ़ाएगी, अगर सोच भी रही है सर, तो उसके बाद सीधे सीधे इनके कतार में आ जाएंगे जियो, क्योंकि उसके पास भी सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, 48 करोड़ के आसपास उसके भी यूजर्स हैं, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया, फिर बीएसएनएल, और फिर वही शिफ्टिंग वाला कारोबार चलेगा। अब असल में टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर का जो दौर था वो हो गया खत्म। अब कंपनियां चाहती हैं कि कोई एक बढ़ाए तो मुझे मौका मिले। अब कंपनियां ये नहीं सोचती कि ये बढ़ाए तो मैं घटा लूँ प्राइसेस, और कस्टमर एक्विजिशन करा जाए। अब एक्विजिशन के जो डेटा है ना, एक्टिव यूजर जो या यूजर एडिशन का जो डेटा है, वो लगातार आप पिछले 4-5 महीने से देख लिए मजबूत बने हुए हैं, चाहे जियो का हो चाहे एयरटेल का हो। तो कंपनियों को ये लग रहा है कि लोग आ रहे हैं, सिम खरीदी जा रही है, नए यूजर जुड़ रहे हैं, पुराना यूजर कहीं जा नहीं रहा है, तो अब क्या करना है? अब इसमें किराया बढ़ाया जाए ताकि आरपू हमारा बढ़कर सर, ये तर्क मुझे नहीं समझ में आता है। जो रिपोर्ट्स भी आ रही थी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था मनी सेंट्रल में, कहा जा रहा था कि पिछली बार जो हम लोगों ने रेट हाइक किया वो चीज़ पच गई, इसलिए अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। फिर जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आ रही थी, वो कह रहे थे कि साल के अंत तक भी बढ़ाना बहुत लाजमी हो जाएगा। तो सर, ये तर्क के बीच में ये प्रश्न उठता है सर कि जिस देश की 60%, 50% आबादी एग्रीगेरियन हो, रूरल क्षेत्र से आती हो, उस पर 300 रुपये प्रति महीने का आप आरपू बढ़ाने के चलते अगर उस पर आप बोझ डालेंगे तो खुद भी तो आप समझिए कि कंपनियां असल में चाहती क्या है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो, और ये तर्क कंपनियों का है कि
दुनिया भर में डेटा या वॉइस वाला जो वो है उसका जो प्लान की कॉस्ट है वो ज़्यादा है भारत के मुकाबले। तो इनको लगता है कि हम सबसे सस्ते डेटा या सबसे सस्ती वॉइस जो है वो या सबसे सस्ता रिचार्ज हम भारत में दे रहे हैं। कंपनियों को लगता है कि ये एक पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी होनी चाहिए मतलब जितना इंडोनेशिया में श्रीलंका में दाम है उतना ही भारत में रिचार्ज का दाम होना चाहिए। और ये उनको इसी वजह से कंपनियां चाहती हैं कि भले ज़रूरत हो या ना हो, भले इसमें ही प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आप एयरटेल का Q1 का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है, एक तिमाही का अच्छी खासी उसमें बढ़ोतरी भी हुई है जी। तो उसके बावजूद कंपनियों को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पैरिटी लाने के लिए हमको जो टैरिफ हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे और उसकी मार जो है सीधी आम कंज्यूमर पर पड़ने वाली है। विशाल जी, आपने ठीक कहा सर, 43% इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें उछाल देखने को मिला था। लेकिन सर एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। मोबाइल और टैरिफ की बात हो रही है तो इसमें जो विदेशी लोग हैं उनकी भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी। स्टारलिंक की भी एंट्री हो गई है सर, क्यूपर की भी बातचीत चल रही है, तो क्या ये सवाल आपसे पूछना जायज़ होगा कि क्या इन लोगों के आने से टैरिफ की जो मार है वो कम होती हुई दिखेगी या तो नहीं? देखिए, स्टारलिंक या कुइपर या और किसी भी जो ग्लोबल कंपनी के सेटकॉम मार्केट में आने का असर भारत में टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर के तौर पे दिखाई नहीं देगा। लिमिटेड एक्सेस की परमिशन है इनको और मान लीजिए जैसे 10 लाख या 20 लाख ही आप कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशंस इनके लिए हो सकती हैं। तो एक जो बराबरी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सेटकॉम में विदेशी कंपनियों को नहीं मिलने वाला जी। और यही बात सरकार बार बार कह रही है। हालांकि जो घरेलू जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनको तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है, हमारा तो धंधा ही बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता, इनको अभी भी एज रहेगा और इसी वजह से कोई बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए 3,000 रुपये महीने का प्लान स्टारलिंक का आता है प्लस उसके साथ 32,000 33,000 की फिक्स जो असेट की कॉस्ट है, किट की कॉस्ट है, वो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, एक लास्ट सवाल सर, क्या फिर से सब लोग BSNL पर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे? BSNL के फिर दिन बहुड़ेंगे या नहीं? BSNL को देखिए, वैसे तो पिछले साल लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया था, लेकिन क्या BSNL अपनी जो सर्विसेज की क्वालिटी है उस पर खरी उतर पा रही है, ये सवाल है। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, 4G 5G लॉन्च कराना चाहती है। सरकार पूरे के पूरे बिजनेस को BSNL के को टर्न अराउंड करना चाहती है और इसीलिए आप हर बजट में देखिए, खासतौर से पिछले 2-3 बजट में सरकार लंबा चौड़ा अमाउंट BSNL और MTNL को बजट में एलोकेट करती है। अब BSNL की जब तक सर्विसेज की क्वालिटी एयरटेल या आपका जियो के लेवल पे नहीं पहुंचेगी तब तक BSNL में, और पिछली बार लोगों ने शिफ्ट करके देख लिया, उसके बाद फिर चर्निंग, उसके बाद फिर चर्निंग दिखाई दी, फिर से लोग चले गए कि बोले नहीं ये दे नहीं पाएंगे अच्छी क्वालिटी। तो यहाँ BSNL को अपनी क्वालिटी को सुधारने और एक क्रेडिबल जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसको बनने की कोशिश करनी होगी।